डोनाल्ड ट्रंप आज भले ही मरते मरते बच गए हों, लेकिन उन्होंने अब ईरान के खिलाफ महायुद्ध का प्लान तैयार कर लिया है। अमेरिकी एयरफोर्स अब खाड़ी में एक्टिव हो गई है। मिडिल ईस्ट में सीजफायर कभी भी टूट सकता है। इस्लामाबाद में पीस टॉक का दूसरा राउंड फेल होने के बाद मिसाइल अटैक का राउंड 2 शुरू हो सकता है। शहबाज और मुनीर ने बिचौलिया बनकर बातचीत की। जो टेबल सजाई थी वो अब ट्रंप के गुस्से का नया बेस बन गई है। कंगाल पाकिस्तान की चौधरी बनने की कोशिश का खामियाजा अब पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। कैसे और क्यों, पूरी डिटेल इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में बातचीत फेल हो गई। But there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. And we're not doing it that way. अब फिर महा तबाही की आहट सुनाई दे रही। क्या ईरान अमेरिका में फिर से जंग छिड़ रही? अमेरिका ने खाड़ी में अब अपनी बड़ी सेना उतार दी है। ट्रंप ने यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश खाड़ी में उतार दिया है। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश अपने साथ 6000 से ज्यादा नेवी सोल्जर्स और आधुनिक लड़ाकू विमानों के ग्रुप के साथ पहुंचा है, जो यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ खाड़ी में तबाही मचाने को तैयार है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती ईरान के लिए खतरे की घंटी है। यूएसएस बुश ने केप ऑफ गुड होप के रास्ते लंबा सफर तय किया ताकि रेड सी और बाब अल मंडेब स्ट्रेट से बच सके, जहां हूती विद्रोहियों की धमकी बनी हुई है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर में पहले से तैनात है। रेड सी क्षेत्र में यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड आ गया है और यूएसएस बुश भी पहुंच चुका है। तो क्या फिर से मिडिल ईस्ट में बमों की बारिश होगी? मिडिल ईस्ट में मिसाइलें चलेंगी, ड्रोन दागे जाएंगे, मिडिल ईस्ट वॉर का फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। इस बार ईरान अमेरिका के बीच युद्ध कैसा होगा? क्या अमेरिका कभी भी ईरान पर अटैक कर सकता है? अगर हां, तो अमेरिका का पहला टारगेट क्या होगा? या फिर ट्रंप से पहले मुस्तफा की फौज अटैक शुरू कर देगी? खबरें ये भी हैं कि अमेरिका ने इजराइल को और ज्यादा रिफ्यूलिंग टैंकर भेजे हैं। ये जेट युद्ध अभियानों को नॉनस्टॉप फ्यूल देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अमेरिकी एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट प्लेन्स मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने यूएई के अल धाफरा एयरबेस पर लगभग 12 F/A-18 लड़ाकू विमान, 7 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर और C-17 कार्गो विमान तैनात किए हैं। यानी यूएई ने अमेरिका को अपने इलाके में एयरफोर्स की तैनाती की मंजूरी दे दी है। यह भी तय है कि इस बार वॉर का सेंटर पॉइंट हॉर्मुज होगा। अमेरिका का फोकस हॉर्मुज को ईरान के कंट्रोल से फ्री करना होगा। ट्रंप को यह भी पता है कि यह सब करना इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए फुल स्केल पर तैयारी की गई है। अमेरिका का सबसे घातक B-52H बॉम्बर एक्शन में आ चुका है। यूके के बेस से उड़ान भरकर ईरान को वार्निंग भी दे चुका है। अमेरिका के इस महाविनाशक बॉम्बर में 70,000 पाउंड के बम लोडे थे।
क्रूज मिसाइल फिट है जो ईरान में किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट, अरब की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ईरानी बोट्स और नेवी पर अटैक की मंजूरी दे दी है। अमेरिकी नेवी से निपटने के लिए डिस्ट्रॉयर पहले से ही तैनात हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना को यह अधिकार दिया है कि अगर कोई ईरानी नेवी पानी में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करे या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने में बाधा डाले तो उन्हें तबाह कर दिया जाए। हमारे कमांडर्स को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। अगर ईरान पानी में माइंस डालता है या अमेरिकी व्यापारिक जहाजों या फिर सेना को खतरा पहुंचाता है तो हम सीधा हमला करके उसे तबाह कर देंगे और इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, ठीक वैसे ही जैसे कैरिबियन सी में ड्रग्स ले जाने वाले नावों के साथ किया जाता है। Just like the drug boats in the Caribbean. ट्रंप को पता है कि मुस्तफा अगर नहीं झुके, ईरान अगर नहीं माना तो लड़ाई पहले से ज्यादा भीषण होगी। इसलिए अमेरिका की कोशिश इस बार जंग को पूरे मिडिल ईस्ट में फैलने से रोकना है और नेतन्याहू ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। मैंने आपसे वादा किया था हम मिडिल ईस्ट की शक्ल बदल देंगे और हम ठीक वही कर रहे हैं। सबसे पहले ईरान में मेरी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई है। वो ईरान पर आर्थिक और सैन्य दोनों तरह के बहुत कड़ा दबाव बना रहे हैं। हम पूरी तरह से मिलकर काम कर रहे हैं। लेबनान के लिए भी हमारी यही बात लागू होती है। हमने इजराइल और लेबनान के बीच ऐतिहासिक शांति हासिल करने की प्रक्रिया शुरू की है और हमें साफ दिख रहा है कि हिजबुल्लाह इसे बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। हम किसी भी खतरे के खिलाफ पूरी तरह कार्रवाई करने की आजादी बनाए रखे हैं, चाहे वो नया उभरता हुआ खतरा ही क्यों ना हो। हमने कल भी हमला किया था और आज भी किया है। हम उत्तरी इजराइल के लोगों की सुरक्षा बहाल करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ हैं। ईरान अमेरिका की जंग में इजराइल के फाइटर जेट्स ने ईरान में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है और इजराइल फिर से तैयार है। इस बार हमला बड़ा होगा, पहले से ज्यादा विध्वंसक होगा। ट्रंप बार बार डेडलाइन बढ़ाकर ईरान को मौका दे चुके हैं। उनकी कोशिश किसी भी तरह मिडिल ईस्ट की जंग को ईरान तक समेटना है, लेकिन अब बातचीत फेल होने पर ट्रंप को पहले से ज्यादा घातक वार करना पड़ेगा। लेकिन ईरान भी किसी सूरत में सरेंडर को राजी नहीं है। मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन खत्म होने की जो उम्मीद दिख रही थी वो इस्लामाबाद में टूट गई। You probably heard that we canceled the trip. We have all the cards. We're not going to spend 15 hours in airplanes all the time going back and forth to be giving a document that was not good enough. And so we'll deal by telephone and they can call us anytime they want. Again, we have all the cards. They have no military left practically. They have no leaders left. We don't know who the leaders are. Nobody knows who the leaders. I don't think they know who the leaders are, very importantly. So ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची अपनी टीम के साथ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचे थे। चूंकि ईरान अमेरिका के साथ डायरेक्ट बात नहीं कर रहा था तो पाकिस्तान दोनों देशों के बीच बिचौलिए की भूमिका निभा रहा था। लेकिन ईरान का डेलीगेशन अमेरिकी टीम के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही निकल गया। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और अमेरिकी डेलीगेशन का पाकिस्तान दौरा रद्द कर दिया। If the hardliners or IRGC-aligned leaders have greater power in Iran, can the U.S. make a deal with those factors? whoever's running the show. Are we communicating with those I'll factors? deal with whoever runs the show. They don't know. They are fighting with each other. There's tremendous infighting. They're probably fighting for leadership. In many cases, I think they're fighting not to be the leader because we knocked out 2 levels of leaders. But I'll deal with whoever we have to. But there's no reason to wait 2 days, have people traveling for 16, 17 hours. And we're not doing it that way. We'll do it when they want. They can call me. We have all the cards. We've won everything. We have all the cards. ट्रंप ने यह भी बताया कि उन्होंने जैसे ही अपने वार्ताकारों का पाकिस्तान दौरा रद्द किया, उसके ठीक 10 मिनट बाद ईरान की तरफ से उन्हें 10 पॉइंट का एक ऑफर पेश किया गया। लेकिन ट्रंप ने कहा कि उन्हें ईरान का ये ऑफर मंजूर नहीं, ये और बेहतर हो सकता था। What changed from yesterday to today? Nothing. It's just that they gave us a paper that should have been better. And interestingly, immediately when I canceled it, within 10 minutes we got a new paper that was much better. What was on that paper, sir? We talked about they will not have a nuclear weapon. It's very simple. Look, that whole deal is not complicated. Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. Offer like 20 years
Will you continue the ceasefire? Haven't even thought about it yet. Did they offer anything in return to 20 years of suspending enriched uranium? They offered a lot. What but did they offer? They offered a lot, but not enough. Thank you. जाहिर है बात एक बार फिर से वहीं अटक रही है। माना यही जा रहा है कि इस बार भी दोनों देशों के बीच यूरेनियम और होर्मुज को लेकर ही बात अटकी है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद में दूसरे दौर की वार्ता शुरू ही नहीं हो सकी, क्योंकि अमेरिकी वार्ताकार स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनेर इस्लामाबाद रवाना होने के लिए पूरी तरह तैयार थे। बस उनकी फ्लाइट टेक ऑफ करने ही वाली थी, लेकिन तभी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्लामाबाद से अपने दौरे के अगले पड़ाव ओमान के लिए रवाना हो गए। जाने से पहले अरागची ने पाकिस्तान के पीएम और आर्मी चीफ से मुलाकात की और उन्हें अमेरिका के लिए अपनी शर्तों वाली कॉपी सौंप दी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान यात्रा को बेहद सफल बताया। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान की हमारी यात्रा बेहद सफल रही है। ईरान पर चल रहे युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए एक व्यवहारिक रूपरेखा से जुड़ा ईरान का पक्ष रखा है। अब देखना बाकी है कि क्या अमेरिका कूटनीति को लेकर वास्तव में गंभीर है। अरागची इस्लामाबाद के बाद मस्कट यानी ओमान पहुंचे हैं। यहाँ से वो मॉस्को यानी रूस भी जाएंगे। यानी ईरान एक साथ कई देशों से संपर्क करके जंग खत्म करने का रास्ता निकालने की कोशिश में जुटा है। फिलहाल राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के नए प्रस्ताव को तो खारिज कर दिया है। इसी के साथ पाकिस्तान की फजीहत का राउंड 2 भी पूरी दुनिया ने देख लिया। मुनीर और शहबाज की ग्लोबल शर्मिंदगी से अपने ही मुल्क में किरकिरी हो रही है। दुनिया का पहला इस्लामिक एटम बम पाकिस्तान के पास है और ये बम जो है ये तमाम इस्लामिक कंट्री के लिए, ये ऑफर भी हम कई बार दे चुके हैं कि जी जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, इस्लामिक नेशंस हैं, उन तमाम लोगों के लिए जो है ये इस्लामिक बम जो है वो हमने जी बना रखा है। लेकिन उसके बाद क्या है, कोई अता पता नहीं कि हम क्या करेंगे और मुल्क को कैसे चलाएंगे। और कंट्री नहीं, कंट्री चलाने वालों में प्रॉब्लम है। कंट्री पे कब्जा करने वालों में, जो कब्जा माफिया इस वक्त पाकिस्तान में बैठी हुई है, कब्जा माफिया जो पाकिस्तान को जिन्होंने खोखला करके रख दिया है, हर जगह पर हमें भिखारी बना दिया है कि हमें जो है वो कर्जा लिए बगैर, लोन लिए बगैर जो है हमारा गुजारा नहीं है और वो लोन देने के काबिल भी नहीं। इस पीस टॉक के चक्कर में मुनीर शहबाज ने इतना खर्चा कर दिया है कि अब वसूली के लिए पेट्रोल बम अपनी ही जनता पर फोड़ना पड़ रहा है। अभी तो कंप्लीटली 4 दिन से कंप्लीटली बिल्कुल बंद है हमारी। और इसमें एक और अफसोस की बात यह है कि रिसेंटली चंद दिन पहले मिनिस्टर साहब ने इफ्तिताह किया। ये बरगज़ई एक फील्ड है कोहाट डिस्ट्रिक्ट में, एंड इज हिस्टोरिकली इट्स द बिगेस्ट एवर फील्ड डिस्कवर्ड इन पाकिस्तान। और उसके ट्रक्स हमें पहली बार हमारी रिफाइनरी चल पड़े थे, उनको भी रास्ते में रोक लिया गया। तो इससे और ज़्यादा अफसोस मुझे हो रहा है। तो हमें तो बड़ी तसल्ली थी कि कम से कम अटक रिफाइनरी तो चलती रहेगी। ये तो वी को नॉट इवन इमेजिन कि हमारी रिफाइनरी में बंद होने पे आएगी कि तो लोकली ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगी। पाकिस्तान में पहले से ही महंगाई बेकाबू है। लोगों के पास आटा दाल के पैसे नहीं है। अब डीजल महंगा होने से महंगाई और बढ़ जाएगी। पाकिस्तान में हालात अफ्रीकन देशों से भी बदतर हो चुके हैं। जगह जगह ब्लैक में छोटे छोटे सिलेंडर से गैस बेची जा रही है। जमात दोहम का तालिब इल्म है, दूसरी जमात का बच्चा है, इसकी जान इस वक्त हाईली रिस्क है। वो एलपीजी के सिलेंडरों की रिफिलिंग कर रहा है, गैस को मैन हैंडल कर रहा है, कंप्रेसर भी लगा हुआ है, सिलेंडर भी भर रहा है और सिलेंडर भी कोई क्वालिटी में अप्रूव्ड सिलेंडर्स नहीं है। ये मौत का धंधा है बदकिस्मती से। सरकारी रेट है 304 रुपए फी किलो, बच्चा बेच रहा है 500 रुपए किलो, यानी 200 रुपए फी किलो चूना लग रहा है फी किलो पे। एक सिलेंडर जो है आम सिलेंडर वो है 11.8 किलो का। तब आप खुद हिसाब लगाएं, 11 को जरब दें 200 से तो ये आपको पता चलेगा जनाब कि कितनी बड़ी दिहाड़ी है। मसला क्या है कि ये इलीगल बिजनेसेस हैं, ये इलीगल शॉप्स हैं जो आगरा मुतल्लिका थानों की सरपरस्ती से चलती है। मसला ये है कि चोरी का माल एक बेच रहा है, दूसरा चोरी का माल खरीद रहा है। ठीक है, तुम्हें भी पता है कि तुम्हें कानूनी तौर पर ये खरीदने की और ये बेचने की इजाजत नहीं है। तो जब तुम प्लांट पर जाओगे तो प्लांट में मौजूद माफिया तुमसे दिहाड़ी लगाएगा ना। वो तुम्हें लूटता है, तुम आके आवाम को लूटता है। ठीक है।
इवेंचुअली तुमने अपने पैसे पूरे कर लेने आवाम से। अमेरिका और ईरान दोनों को खुश करने के चक्कर में शहबाज और मुनीर ने पाकिस्तान की खटिया खड़ी कर दी है। पाकिस्तान एक बार फिर पूरी तरह से फेल हो गया है। अब शहबाज और मुनीर को अपने ही मुल्क की आवाम का गुस्सा ले डूबेगा।